हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी को लेके एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। आरआरबी को सीसीआई के मर्जर कंट्रोल रिजीम से बाहर कर दिया है। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में ये सीसीआई क्या है और ये मर्जर कंट्रोल रिजीम क्या है जिससे कि आरआरबी को बाहर किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल ये न्यूज़ हर पेपर में कि सेंटर ने एग्जेम्प्ट कर दिया है आरआरबीज को सीसीआई के मर्जर कंट्रोल रिजीम से। दोस्तों इसका मतलब अब सरकार को प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होगा सीसीआई से। दोस्तों सीसीआई क्या है? सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में और इसका काम यह है कि कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू करती है और इसका ताकि जो हेल्दी कंपटीशन है वो बना रहे इंडस्ट्री में और उन चीज़ों को रोका जा सके जो हेल्दी कंपटीशन को रोक रहे हैं। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 5 साल के लिए आरआरबीज को सीसीआई के स्क्रूटिनी और अप्रूवल से हटा दिया है। इससे मर्जर का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा आरआरबीज के लिए, क्योंकि अब आरआरबीज के मर्जर से पहले प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा सीसीआई से। दोस्तों अभी 43 यानी कि 43 आरआरबीज काम कर रहे हैं और इन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। ये फैसला तब आया है जब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मीटिंग्स करने जा रही हैं ऑन द फंक्शनिंग ऑफ आरआरबीज अलॉन्ग विद द स्पॉन्सर बैंक। पहली मीटिंग दोस्तों त्रिपुरा में होगी जो कि 21 जुलाई को होगी, जिसमें आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पे जितने भी आरआरबीज आते हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्कस किया जाएगा। इस मीटिंग का जो मेन फोकस है दोस्तों वो रहेगा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसी तरह की मीटिंग्स नॉर्थ में होंगी, फिर वेस्ट में होंगी, साउथ में होंगी, ईस्ट में होगी और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में होगी, यानी कि कुछ रीजन को लेके वहाँ के आरआरबीज से डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पशन को पहले भी दिया गया था। कब दिया गया था? कुछ आप ध्यान लगाइए दोस्तों। ऐसा एग्जाम्पशन तब भी दिया गया था जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मर्जर होने थे और जब एसबीआई का उसके एसोसिएट्स के साथ मर्जर किया गया था। दोस्तों उस समय भी इनको सीसीआई के पर्व्यू से दूर कर दिया गया था। 2020 में 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 कर दिया गया। अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। दोस्तों आपको पता होगा और आपको जान के हैरानी भी होगी दोस्तों, एक समय पर 196 आरआरबीज थे 2005 तक। 2005 के बाद जो नंबर ऑफ आरआरबीज हैं वो कम हो गए और करंट में 43 आरआरबीज हैं जो वर्किंग है। अब सरकार चाह रही है कि 1 स्टेट 1 आरआरबी किया जाए। दोस्तों अगर यहाँ पे हम यूनियन की बात करें तो कुछ यूनियंस चाहते हैं, एआईबी जैसा एक बड़ा यूनियन है जो चाहता है कि ग्रामीण बैंक्स को स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। जो ग्रामीण बैंक्स के यूनियन है वो चाहते हैं 1 नेशन 1 आरआरबी हो जाए। लेकिन सरकार की जो मंशा है दोस्तों वो ये दिख रही है कि वो हर स्टेट में एक बड़ा आरआरबी चाहती है। यही मंशा सरकार की है। दोस्तों अब जो भी आगे होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा, जब मीटिंग्स होंगी उससे जो निकल के आएगा उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। Welcome back to our channel. Today we will diving into a significant development in the banking sector, the consolidation of regional rural banks in India. Recently, the center made an important move by exempting RRBs from the purview of the Competition Commission of India merger control regime. This decision is seen as a prelude to the next round of consolidation among RRBs. So let's understand the impact and implication of this exemption. The Corporate Affairs Ministry issued an executive order granting a 5-year exemption to RRBs from the scrutiny and approval of the Competition Commission of India. This means that RRBs can now merge without seeking prior approval from the CCI. But what does this really mean for the banking landscape in India? Let's break it down. RRBs were established back in 1975 with a unique mandate to serve the credit needs of small and marginal farmers, agriculture laborers, and the socio-economically weaker sections. Over the years, the number of RRBs has fluctuated, and currently there are about 43 RRBs regulated by the Reserve Bank of India. The exemption from CCI merger control regime could pave the way for smoother consolidation among RRBs. With fewer bureaucratic hurdles, RRBs will have more flexibility to explore potential merger, acquisition, and collaborations. Interestingly, this exemption comes just before the Finance Ministry Nirmala Sitharaman starts holding review meeting across the country on the functioning of RRBs along with their sponsor bank. It's worth noting that the center had previously granted a similar merger control exemption to public sector banks, which facilitate the consolidation process. This move resulted in the merger of several PSU banks, reducing their overall number to 12.
Let's take a moment to explore the potential impact of RRB consolidation. First, improve efficiency. Consolidation can lead to streamlining of operations, reducing duplications, and improving overall efficiency. Financial strength. Larger and stronger RRBs can withstand economic challenges better and provide stability to the rural banking sector. Third, expanded services. Technological upgradation and consolidation can enable RRBs to offer a wider range of banking services to rural communities. We have witnessed successful consolidation stories in the past, like the consolidation of SBI Associates Bank with SBI, which resulted in a more robust banking entity. It's crucial for RRBs to embrace technological advancement and improve their reach in remote areas. This consolidation move in an opportunity to strengthen financial inclusion efforts and promote rural development. As we move forward with these changes in the banking sector, it's essential to monitor the impact of RRB consolidation on rural communities, ensuring that it truly benefits the people it aims to serve. If you found this video insightful, don't forget to subscribe to our channel and hit the bell icon to stay updated with our latest videos.